जो गंगा जमुनी तहजीब थी उसको कलंकित करने का काम किया था। अब ये गोडसे के जो समर्थक हैं, ये जो गोडसे के वंशज हैं, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ के निहत्थे लोगों पर, निहत्थे मुसलमानों पर, निहत्थे बेरोजगार मजदूरों पर वार कर रहे हैं, उनसे धर्म पूछकर उनके साथ बदसलूकी कर रहे हैं। इन लोगों को अगर इतना ही इनके अंदर गुदा है, अगर ये इतने ही बड़े मर्द हैं और अगर ये नपुंसक नहीं है, तो सेना पर भेज दीजिए, इनको पता लग जाएगा कि कितने पाकिस्तानियों के सर काट के लेकर आते हैं। अभी जो मैं आपको देख रहा हूँ, आप तिलक लगा के भगवा पहनकर बैठे हुए हैं, आपकी कौम के ही कहेंगे कि शायद नकली है। देखिए, मेरी कौम का कोई व्यक्ति इसलिए कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ और ये देश गंगा जमुनी तहजीब का गहवारा है। यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद उर्दू की ईदगाह लिखते हैं, उर्दू पढ़ाते हैं और यहाँ पर रहीम दोहे कहते हैं। ये वो देश है जहाँ पर गंगा जमुनी तहजीब से लोग रहते आए हैं। और अगर मेरे सर पर तिलक लग रहा है और मैं भगवा पहन के बैठा हूँ तो ये किसी के बाप का कॉपीराइट नहीं है। जय श्री राम किसी के बाप का कॉपीराइट नहीं है। लेकिन दिक्कत जब होती है जब जबरन किसी को मार पीट कर उससे नारे लगवाए जाते हैं, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी बिरादरी का हो। अगर उससे जबरन आप जो है उसकी लिंचिंग करते हैं और उससे जबरदस्ती नारे लगवाते हैं तो ये कहाँ का न्याय है, ये कहाँ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। कश्मीर मामले पर देश के मुसलमानों पर जो इस समय पर बातें चल रही हैं वो समझना चाहेंगे। आज शादाब भाई हैं हमारे साथ में और अब इनसे समझना चाहेंगे कि जो सारी चीज़ें हुई और एक जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट होता है और वहाँ पे बोला जाता है इस्लाम मतलब आतंकवाद। शादाब भाई, कहीं ना कहीं आप भी उसी कम्युनिटी से आते हैं। अब देश में इस तरीके की भी बातें चल रही हैं, सारी चीज़ें स्कैन करके आपने क्या पाया कि इसको सियासी फायदा है इसलिए हो रहा है या सच में आतंकी हमले जो हो रहे हैं उसमें भी कैसे आपने क्या स्कैन करा, क्या देखते हैं इस चीज? देखिए, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। मैं कहने लगूं मनुवाद मतलब आतंकवाद, और हकीकत तो यही है। और दूसरी बात, आतंकवाद के अलावा भी एक और पार्ट है आतंकवाद का, वो है जातंकवाद, जो जाति देखकर हत्याएं हो रही हैं। उत्तर प्रदेश देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिएगा, राजस्थान देख लीजिएगा, भाजपा शासित प्रदेश जितने हैं वहां पर बहुजन समाज की, दलित समाज की जो हत्याएं हो रही है। दूल्हा अगर घोड़ी पे चढ़ता है तो हत्या हो जाती है, अगर छोटी जाति का है। ठाकुर समाज के लोग कहते हैं हम तुम्हारे बाप हैं। तो इस तरीके की जो जाति है इसको जातंकवाद का नाम देना चाहिए फिर। तो इस तरीके से जैसे इन्होंने कहा इस्लाम एक आतंकवाद है, मैं कहूँ मनुवाद एक जातंकवाद है। तो आतंकवाद और जातंकवाद की परिभाषा ये हमें तय करनी पड़ेगी। ये कुछ ये जो सेनाएं हैं, कुछ ये जो दल हैं या समाज सेवा के नाम पर जो उत्पात मचाने वाले संगठन है, ये वो नहीं तय करेंगे, ये देश तय करेगा। सवाल वही, जाओ मोदी को बता दो और धर्म देख करके शूट किया गया। देखिए, मोदी को बताने की जरूरत नहीं है। और रही बात जिनको ये आतंकवादी कह रहे हैं कि मुसलमान आतंकवादी है, तो क्या आप मानेंगे एपीजे अब्दुल कलाम आतंकवादी थे? क्या आप मानेंगे मौलाना अबुल कलाम आतंकवादी थे? क्या आप मानेंगे अशफाकुल्लाह खां आतंकवादी थे? क्या आप मानेंगे महमूद मदनी आतंकवादी थे? क्या आप मानेंगे सैयद तैयब जी आतंकवादी थे? क्या आप मानेंगे इंकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले हसरत मोहानी आतंकवादी थे? क्या आप मानेंगे मौलाना शौकत अली आतंकवादी थे? क्या आप मानेंगे मौलाना जौहर अली आतंकवादी थे? आप मानेंगे जो फातिमा शेख हैं वो आतंकवादी थी? अब किस किस को आतंकवादी मानेंगे? बेगम हजरत महल को आतंकवादी मानेंगे? तो आपको नाम के साथ, इस्लाम के साथ आतंकवाद नाम जोड़ना, इसका मतलब ये है कि आपके देश के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे वो सब आतंकवादी हो गए और गोडसे वो क्रांतिकारी हो गए। तो ये नहीं चलेगा देश में। आपने कैसे देखा ये पूरा का पूरा मामला? उसके बाद प्रधानमंत्री जी का बोलना कि मिट्टी में मिला देंगे, तो आपको इसमें क्या कोई षड्यंत्र की बू आ रही है या सच में फेल्यूर हो गया है, चूक हो गई है, कोई बात नहीं लेकिन अब जवाब दिया जाएगा? आपने क्या स्कैन किया पूरे मामले को? इससे पहले उरी में जवाब दिया था जी। क्या पाकिस्तान अथॉराइज्ड कश्मीर वापस आया? इससे पहले एलओसी कारगिल हुआ, जवाब दिया गया भारत की तरफ से। क्या पाकिस्तान अथॉराइज्ड कश्मीर वापस आया? इसके पहले पुलवामा हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हुए, क्या पाकिस्तान अथॉराइज्ड कश्मीर वापस आया? आज फिर वही बात हो रही है कि जवाब दिया जाएगा, जवाब देंगे। जो पहले जवाब दिए उसका क्या निर्णय निकला? उन जवाब देने के बाद तो कश्मीर वापस नहीं आया है ना। और अब जो जवाब दिया जा रहा है, आप जिनकी बात कर रहे हैं प्रधान सेवक की और चौकीदार की, उन चौकीदार ने जब ये हमला हुआ जाकर कहाँ बयान दिया है? बिहार के अंदर संबोधित किया जनता। हमला कहाँ हुआ? कश्मीर में। हमला कश्मीर में हो रहा है और बिहार में जाकर जवाब देना पड़ रहा है, इसका क्या मतलब? हिंसा मणिपुर में भड़क रही है, मलेशिया में जाकर जवाब देना पड़ रहा है, इसका क्या मतलब? तो जो कश्मीर में हमला हुआ, जवाब बिहार में क्यों दिया जा रहा है? आप इस मामले को समझिए। बिहार में चुनाव है इसलिए बिहार में जाकर जवाब दिया जा रहा है। क्या मतलब सिंपैथी बटोरनी है? सिंपैथी नहीं बटोरनी, ये सब सुनियोजित तरीके से काम हो रहे हैं। ये जो हमले हो रहे हैं, इन हमलों की अगर गहनता से जांच कराई जाए तो सच्चाई सामने आ जाएगी और कहीं ना कहीं इसके अंदर खुद ये लोग शामिल हुए नजर आएंगे। अगर नजर नहीं आते तो आप बता दीजिए फिर कौन लोग शामिल हैं।
फिर इतनी देर क्यों लग रही है? इतनी जल्दी सुरक्षा एजेंसी सब कुछ चिट्ठा सामने रखने वाली क्यों नहीं चिट्ठा निकाल कर सामने ला रही है? आप ये देखिए, जब किसान आंदोलन हुआ था आपने तो कवरेज की थी, बहुत सारे पत्रकार साथियों ने कवरेज की थी। तो जब किसानों को एक प्रदेश का बॉर्डर नहीं लांघने दिया गया और किसान एक प्रदेश का बॉर्डर लांघकर दिल्ली की सीमा में नहीं घुस पाए, देश की सीमा में कैसे लोग घुसा रहे हैं? ये तो बड़ी सुरक्षा का मामला है, ये तो देश की सीमा का मामला है, देश की सुरक्षा का मामला है। इंटरनल लोग भी शामिल होंगे तभी ये काम हो पाया है। शायद लोकल कश्मीर के लोग थे, वो भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल थे। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट किस लिए रखी हुई है? फिर लोकल इंटेलिजेंस यूनिट किस लिए काम कर रही है? जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है, जो सुरक्षा एजेंसी है, जो वहां की जो और जांच एजेंसी है, फिर वो क्या काम कर रही हैं? उनको किस काम पे लगा रखा? सिर्फ उनको इस काम पे लगा रखा है कि विपक्ष का कौन सा नेता ज्यादा ऊपर उठ रहा है उसकी जांच करिए और ईडी भेज दीजिए, या सिर्फ इसलिए लगा रखा है उन लोगों को, उन जांच एजेंसीज को, सुरक्षा एजेंसीज को, कि कौन सा पत्रकार ज्यादा खिलाफ बोल रहा है सरकार के, उसके घर जाइए, दबाव बनाइए, ईडी भेज दीजिए, उसकी जांच कीजिए। तो इस तरीके की जांच कराने के लिए एजेंसी लगेंगी तो देश की सुरक्षा की जांच, जो आप कह रहे हो कि इंटरनल लोग शामिल थे, फिर इंटरनल लोगों की जांच कौन करेगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि विपक्ष ने तो कह दिया है हम आपके साथ हैं, कार्रवाई जो अभी तक दिखाई दी है, पानी बंद, वीजा के ऊपर कार्रवाई, और जहां जहां पता चला कि पुराने पाकिस्तानी है उन सबको उठा उठा के पकड़ा जा रहा है और 12 वापस भेजना, ये अभी तक की देखी। सेना के जो ट्विटर हैंडल्स हैं उन पर बताया जा रहा है कि हम तैयार हैं, वॉर बिगिन, जो भी है। कैसे देख रहे हो, कुछ होने वाला है बड़ा, और होगा तो क्या होगा? बड़ा होगा बेशक, आप जैसे बता रहे हैं बड़ा होगा, लेकिन ट्विटर पे होगा। ये जब ट्विटर वार बन जाएगी, जो देश की इतनी बड़ी वार को ट्विटर वार में तब्दील कर दिया जाएगा, तो ट्विटर पे जंग जीत जाएंगे, ट्विटर पे कश्मीर इनको मिल जाएगा। भरोसा नहीं है आपको प्रधानमंत्री पे? आप ही तो बता रहे हैं कि ट्विटर पे इतनी बड़ी वार चल रही है। अभी तक जो बातें दिखाई दी है बीते 2-4 दिन में, जो भी है, प्रधान सेवक पे हमें इतना भरोसा है कि वो जाएंगे, फिर जाकर बिहार के अंदर कहेंगे कि हम ऐसा इनके साथ हाल कर देंगे जो इन्होंने सोचा नहीं होगा। लेकिन वो कौन सा हाल है अभी तक किसी को पता नहीं। हो सकता है उनका हेलीकॉप्टर, उनका हवाई जहाज, जो सेना का जवान का हवाई जहाज होता है सेना के जवानों का, उससे वहां पर जाकर उतर जाएं बिना बताएं और बिरयानी खा के आ जाएं। किसको क्या पता लग रहा है? अभी तक तो यही होता चला आ रहा है, आगे क्या होगा समय बताएगा। लेकिन जो पिछला इनका परिक्षेप है उसके हिसाब से तो यही दिखाई दे रहा है कि जितने भी इन्होंने हमले किए हैं वो सर्जिकल स्ट्राइक, जिस पर आज तक सवाल उठ रहे हैं, उसका ये सबूत नहीं दे पाए कि वो स्ट्राइक इन्होंने की थी या फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक थी। पुलवामा का ही जवाब नहीं दे पाए। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है, जो पाक ऑथराइज्ड कश्मीर है वो कब वापस मिलेगा? इससे अच्छा मौका और कब मिलेगा? ये तो बहुत अच्छा मौका है। आप तो कह रहे हैं कि मैं प्रधान सेवक हूं, मैं चौकीदार हूं। अगर चौकीदार के रहते चूक हो रही है तो फिर कश्मीर हम कब वापस लेंगे? 370 भी हट चुकी है। इंटरनल लोगों की बात है, इंटरनल लोगों को उठाकर जेल में डाल दीजिए और पाकिस्तान पर हमला करके उसको मुंह तोड़ जवाब देके कश्मीर वापस लीजिए। फिर कब लेंगे कश्मीर वापस? देश के जो मुस्लिम है 25 करोड़ 30 करोड़ जो भी आबादी है, अब साबित करने की जरूरत है कि भारत कहीं ना कहीं एक कलंक कह लीजिए या फिर कुछ ना कुछ तो लगा। सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, साबित करने की जरूरत नहीं है। इंडिया गेट जाइए, इंडिया गेट के ऊपर बिल्कुल सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है क्रांतिकारियों के नाम, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम। वो चीख चीख के बता रहे हैं कि 1857 की क्रांति हो या देश आजाद कराने का मामला रहा हो, मुसलमान ने आगे बढ़कर अपनी गर्दनों को कटाया है और इस देश को आजाद कराया अपना लहू देकर। और ये बताने की जरूरत नहीं, ये सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं। मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे लोग यहाँ पर काफी हैं जो ये बताएंगे कि उन्होंने अपने खून को सींचकर, और खान अब्दुल गफ्फार खान, शायद भूल गए, जिनको सीमांत गांधी कहा जाता है, जिनको बच्चू खान कहा जाता है, उन्होंने अपना बलिदान देकर इस देश को बचाया है। अशफाकुल्ला खान ने अपना बलिदान देकर इसको बचाया है। वीर अब्दुल हमीद ने अपना बलिदान देकर इस देश को बचाया है। तो जरूरत नहीं है सर्टिफिकेट देने की। चीख चीख के कह रहा है इंडिया गेट, बड़े नाम लिखे हुए हैं। आप देखिए कितने % वहां पर मुसलमानों के नाम लिखे हुए हैं और कितने % इन RSS के मानने वालों के नाम लिखे हुए हैं। एक नाम उसमें आदिल का भी जोड़ दें, जो घोड़ा चालक था, उसने भी काफी जद्दोजहद करी, वहां लड़ाई करी। बोला जा रहा है आधे घंटे तक लड़ता रहा और शायद एक आतंकी को उसने अकेले ही आधे घंटे तक परेशान किया, जैसे भी है, काम नहीं करने दिया। उससे भी बहुत राहत मिली। तो ये खाली एक आदिल खान नहीं है, इस देश का हर मुसलमान इस देश के मोहब्बत को लेकर इस देश में यहाँ पर रहता है। क्यों? मुसलमान यहाँ पर 2 ऑप्शन थे मुसलमान के पास, चाहता तो पाकिस्तान भी चला जाता, बाई बर्थ भी यहाँ का इंडियन है, भारतीय है, और बाई चॉइस भी भारतीय है। उसके पास 2 ऑप्शन थे, चाहता तो पाकिस्तान जा सकता था, लेकिन मौलाना अबुल कलाम आजाद की सदा देखिए, जामा मस्जिद की सीढ़ियों से बैठकर और खड़े होकर उन्होंने कहा
कि इस देश का मुसलमान यहाँ पे जन्मा है और यहीं मर जाएगा, इस देश को छोड़कर नहीं जाएगा। तो ये जो भारतीय मुसलमान यहाँ इस देश में आज रह रहे हैं, इनका तो डबल हक बनता है। ये बाई बर्थ भी इंडियन है और बाई चॉइस भी इंडियन है। बहुत अच्छा। लास्ट सवाल, कश्मीर के जो लोग हैं, अब बोला जा रहा था 370 के बाद जाओ ब्याह करके आ जाओ, प्रॉपर्टी खरीद लो, बिजनेस करो, अब क्या चीजें देखने को मिल रही हैं? काफी समय हो गया, तो क्या वो प्रॉमिस झूठे थे? आचार्य बाल मुकुंद जो जयपुर के, जिन्होंने सब इतना बड़ा हंगामा किया है और अब वो अपनी उनकी जो हवा खराब हो रही है, माफी मांगते घूम रहे हैं। उसी ट्विटर की बात कर रहा हूँ जिस ट्विटर का आपने हवाला दिया, उस ट्विटर पे उनकी माफी मांगते हुए वीडियो वायरल हो रही है। तो ऐसे आचार्य बाल मुकुंद जैसे लोगों को तो जमीन खरीद लेनी चाहिए कश्मीर में, क्यों नहीं खरीदते? आप देखिए उनका चिट्ठा चेक करिए, कितनी जमीन उन्होंने खरीदी। भारतीय जनता पार्टी के और जो सांसद हैं जिनके पास धन है बहुत बड़ा, वो क्यों नहीं जमीन खरीद लेते कश्मीर में जाकर? और कश्मीरियों की बेटी अपने घर में क्यों नहीं लेकर आते और अपनी बेटियों को कश्मीरियों से क्यों नहीं ब्याह देते? आप बताइए एक कोई मुझे ऐसा प्रमाण जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, जिन्होंने ये पहल की और जो इस बात को बड़े दावे के साथ और गर्व के साथ कहते हैं कि हमने 370 हटा दी, अब वहां पर जमीन भी खरीदी जा सकती है और अपनी बेटियों का ब्याह भी कर सकते हैं। तो कितने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ब्याह किया अपनी बेटियों का? बताइए आप, एक नाम गिनवा दीजिए कोई। ये थे शादाब भाई थे हमारे साथ में, और इन्होंने जो बोला, इन्होंने जो समझाया, पूरे देश को सुनना चाहिए। और आपकी जो भी राय है, टिप्पणी है, नीचे कमेंट्स में करके बताइएगा। और एक और संदेश देना चाहता हूँ विवेक जी, आपके चैनल को लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग इसको जो है लाइक भी करते हैं, और लाइक करने के साथ साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे गालियां भी देंगे कमेंट में। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि देश के अंदर जो माहौल बना हुआ है, ये जो सेनाएं, ये जो फर्जी सेनाएं माहौल बना रही है कि सब्जी बेचने वालों को पकड़ के उसका धर्म पूछकर उसको भगाया जा रहा है, और वेल्डिंग करने वालों का धर्म पूछकर उसको हटाया जा रहा है। अगर कोई फल विक्रेता है तो उसका नाम पूछकर उसके साथ में गलत बदतमीजी की जा रही है और बदसलूकी की जा रही है। ये भूल रहे हैं कि वो हिंदुस्तानी है, ये भूल रहे हैं। और ये जो ये काम करने वाले लोग हैं, जो कुकृत्य कर रहे हैं, वो वही लोग हैं जो गोडसे के मानने वाले हैं। गोडसे ने भी इस देश के क्रांतिकारियों को मानने का काम किया था, इस देश के नागरिकों को मानने का काम किया था, देश के राष्ट्रपिता को मानने का काम किया था, देश के राष्ट्रपिता को मार के इस देश की जो गंगा जमुनी तहजीब थी उसको कलंकित करने का काम किया था। अब ये गोडसे के जो समर्थक हैं, ये जो गोडसे के वंशज हैं, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ के निहत्थे लोगों पर, निहत्थे मुसलमानों पर, निहत्थे बेरोजगार मजदूरों पर वार कर रहे हैं, उनसे धर्म पूछकर उनके साथ बदसलूकी कर रहे हैं। इन लोगों को अगर इतना ही इनके अंदर गुदा है, अगर ये इतने ही बड़े मर्द हैं और अगर ये नपुंसक नहीं है, तो सेना पर भेज दीजिए, इनको पता लग जाएगा कि कितने पाकिस्तानियों के सर काट के लेकर आते हैं। आप मेरे साथ में बैठे, हमने तमाम बातें करी, लेकिन अभी जो मैं आपको देख रहा हूँ, आप तिलक लगा के भगवा पहनकर बैठे हुए हैं, आपकी कौम के ही कहेंगे कि शायद नकली है। देखिए, मेरी कौम का कोई व्यक्ति इसलिए कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ, और ये देश गंगा जमुनी तहजीब का गहवारा है। यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद उर्दू की ईदगाह लिखते हैं, उर्दू पढ़ाते हैं, और यहाँ पर रहीम दोहे कहते हैं। ये वो देश है जहाँ पर गंगा जमुनी तहजीब से लोग रहते आए हैं। और अगर मेरे सर पर तिलक लग रहा है और मैं भगवा पहन के बैठा हूँ, तो ये किसी के बाप का कॉपीराइट नहीं है। जय श्री राम किसी के बाप का कॉपीराइट नहीं है। लेकिन दिक्कत जब होती है जब जबरन किसी को मार पीट कर उससे नारे लगवाए जाते हैं, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी बिरादरी का हो। अगर उससे जबरन आप जो है उसकी लिंचिंग करते हैं और उससे जबरदस्ती नारे लगवाते हैं, तो ये कहाँ का न्याय है, ये कहाँ का कानून है? मेरी मर्जी है, मैं भगवान राम में आस्था रखता हूँ, मैं शिव शंकर में आस्था रखता हूँ, मैं बजरंग बली में आस्था रखता हूँ, और मेरा धर्म तो खुद बताता है कि मैं दूसरे धर्मों का सम्मान करूँ और दूसरे धर्म के जो और उसके यहाँ प्रवर्तक हैं उनका सम्मान करूँ। तो मैं तो सम्मान करता हूँ, लेकिन ये भी कहेंगे बहरूपिया है, कलावा है, ये है और वो है। मेरे ऑफिस के अंदर विपिन चौधरी है, मेरे ऑफिस के अंदर अशोक है, मेरे ऑफिस में अगर पूजा होती है तो मैं उसमें शामिल होता हूँ। मेरे ऑफिस के अंदर यहाँ रमजान की इफ्तारी होती है, लोग उसमें शामिल होते हैं। मेरे ऑफिस में ईद की सिवाई खाई जाती है। मेरे ऑफिस के अंदर लोग बाग दिवाली साथ मनाते हैं। तो लोग क्या कहेंगे बहरूपिया? और ये अगर इसका नाम बहरूपिया देना ठीक है तो वाकई में बहरूपिया हूँ। क्यों? क्योंकि गंगा जमुनी तहजीब का नाम तो गंगा जमुनी तहजीब है। अगर इसको अंधभक्त या कोई और नफरती गैंग के चिंटू बहरूपिया का नाम दें तो उनसे बड़ा बहरूपिया और कौन होगा, जो जबरदस्ती लोगों की लिंचिंग करते हैं, जो जबरदस्ती लोगों पर धर्म थोपते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म हो। किसी भी धर्म का नारा जबरदस्ती नहीं थोपा जाता। भगवान श्री राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया उनको, यानी पुरुषों में उत्तम, और उनकी जो मर्यादा थी वो ये थी कि आज तक कभी उन्होंने लड़ाई झगड़े का समर्थन नहीं किया। लड़ाई झगड़े को खत्म करने के लिए 14 साल वनवास चले गए, और लोग उन्हीं का नाम लेकर लोगों के पेट में छुरा घोंप देते हैं।
तो ये कौन सा श्री राम दिखा रहे हैं? शायद इनके श्री राम होंगे जो उकसाते होंगे, शायद इनके श्री राम होंगे जो भड़काते होंगे, शायद इनके श्री राम होंगे जो हत्या के लिए उकसाते होंगे, हत्या करने के लिए सही बताते होंगे, हत्या करना उचित ठहराते होंगे। लेकिन मैं जिस श्री राम को मानता हूँ वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्होंने कभी किसी की हत्या करने के लिए नहीं कहा, उन्होंने कभी किसी को उकसाने के लिए नहीं कहा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कभी किसी के लिए नहीं कहा कि आप उसको जबरदस्ती नारा बुलवाओ या मेरे नाम का उद्घोष कराओ। आपके हृदय की बात है। अब मैं कहता हूँ, मैं गायत्री मंत्र पढ़ूं या कुरान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मानने वाला हूँ, लेकिन मैं ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं वर्णम भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, मैं गायत्री मंत्र का भी जाप करता हूँ। कौन रोकने वाला है? ये हिंदुस्तान है, ये अनेकताओं में एकता लिए हुए मजहब। यहाँ मजहब ऊपर नहीं आता, यहाँ राष्ट्र पहले आता है, यहाँ देश पहले आता है, यहाँ देशभक्ति पहले आती है। और जो मुसलमानों के लिए बार बार ये कहते हैं कि मुसलमान गद्दार है, ये वो कौम है जिन्होंने सबसे पहले इस देश को देखा है और जिनका खुद का धर्म ये बताता है कि आप जिस देश के अंदर रहते हैं उसका आइन, आइन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, आप उसका संविधान सबसे पहले मानेंगे, बाद में धर्म मानेंगे। तो हमारे लिए तो सबसे पहले संविधान है इस देश का, और संविधान को बचाने के लिए ही जद्दोजहद चल रही है, क्योंकि बहुत सारे मनुवादी विचारधारा के लोग उस संविधान को ही खत्म कर देना चाहते हैं जिस संविधान से इस देश की एकता बनी रही है।